एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर क्रेजी, नथिंग विल बी इजी इफ यू आर लेजी। तो इससे यही मतलब है कि अगर कोई भी चीज आपको पाना है तो उसके लिए आपको पागलपन लाना पड़ेगा कि मुझको ये चीज चाहिए, तब वो चीज आसान हो जाएगी आपके लिए। बट अगर आप लेजीनेस दिखाएंगे किसी भी चीज को ऑक्यूपाई करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए, अपने मंजिल तक जाने के लिए, तो वो चीज इजी नहीं, बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो आपको पागलपन अपने अंदर लाना है जिससे कि कोई भी चीज, जो भी आपकी मंजिल, जो भी आपका गोल है, वो आपको आसान लगने लगे, वो आपको आसानी से मिले। सो आज मैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन शुरू करने जा रहा हूँ। फिजिक्स का टॉपिक है, जिससे कि जो क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो फिजिक्स से भी रिलेट होना शुरू हो जाए। केमिस्ट्री की तो वीडियो अपलोड हो ही नहीं। सो आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी साइलेंटली पे स्वागत है। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब आज शुरू करते हैं मोशन चैप्टर। क्लास 9th मोशन। मोशन जो है फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। फिजिक्स में जब जाएंगे आप लोग तो सबसे जो पहला चैप्टर है दैट इज मोशन, क्लास 9th की। मोशन बेसिकली क्या होता है? मोशन का मतलब आप लोग जानते हैं, मूवमेंट को हम मोशन कहते हैं। अभी तक जब तक 8th क्लास में थे तब तक कोई अगर आपसे पूछता है कि मोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, तो आप लोग कह देते हैं कि कोई आदमी चल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। कोई आदमी बैठा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसको रेस्ट कह देते हैं। ये डेफिनेशन तब तक सही थी जब तक आप 8th क्लास में थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपके डेफिनेशन का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज वैसे वैसे इंक्रीज होगा, और नॉलेज इंक्रीज होगा तो डेफिनेशन भी क्या होना चाहिए? उस हिसाब से आपके स्टैंडर्ड लाना चाहिए कि कोई बंदा अगर आपका डेफिनेशन सुने तो कहे कि हाँ ये बंदा इस क्लास का है, ना कि फर्स्ट क्लास के बच्चे की तरह आप डेफिनेशन दे। मोशन मतलब क्या? चलना। रेस्ट मतलब क्या? रुकना। ये डेफिनेशन 8 तक ठीक था, काम लायक था, लेकिन जैसे ही 9th में आते हैं आप लोग थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज होगा, और आगे जाएंगे तो और डेफिनेशन चेंज होते हैं। मोशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो? चेंज। जैसे मोशन का मतलब ये है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड और मैं दो ऑब्जेक्ट हो गए, ब्लैक बोर्ड और मैं दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब ब्लैक बोर्ड के रिस्पेक्ट में मेरा क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। मेरा क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। मतलब यहां दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा जो मोशन और रेस्ट है बोथ आर द रिलेटिव वर्ड्स। दोनों क्या है? रिलेटिव वर्ड्स है। रिलेटिव मतलब कि हम मोशन को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही रेस्ट को हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमको कम से कम दो ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लाना पड़ेगा, जिससे कि हम एक के कंपैरिजन में दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर सकें। तो मोशन का मतलब यही होता है कि अगर हमारा पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे दो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहेंगे। ठीक? या जैसे ब्लैक बोर्ड और मैं हूं, तो इसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन अगर चेंज हो रहा है, तो इसको हम मोशन कह देंगे। और अगर मेरे और इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट कह देंगे। इसको सबसे अच्छे एक एग्जांपल्स में समझाता हूं आप लोगों को। ये ट्रेन है, ठीक? ट्रेन, इसमें पैसेंजर बैठा है, दो पैसेंजर बैठे हैं। ये दो पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठे, ठीक? अच्छा, मुझको पता है मेरा डायग्राम खराब है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। होता है, सब होता है। आदमी जैसा लग रहा है ना, नहीं लग रहा है तो समझ लिए ये आदमी है, ठीक? अब ये जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म के पास पहुंचती है, एक ही प्लेटफॉर्म है, ठीक? ये प्लेटफॉर्म है जिस पर लिखा है तबाही। तबाही स्टेशन का नाम है। तबाही किसका नाम है? स्टेशन का नाम है। यहां पे भी एक आदमी खड़ा, ठीक? यहां पे भी एक आदमी खड़ा। अच्छा, इसका नाम बना दो।
ठीक, ये प्लेटफॉर्म पे, ये जो तबाही प्लेटफॉर्म है उस पे एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है भौकाल, जिसका नाम है भौकाल। ये जो है इसका नाम है खलनायक, खलनायक, और इसका नाम है बाबा बीड़ू, बाबा बीड़ू। ठीक है, तो ये दो जो है खलनायक और बाबा बीड़ू, ये ट्रेन के अंदर है, और जो भौकाल है कहां पे, तबाही स्टेशन पे। अब ये जो ट्रेन है मोशन में, ट्रेन किसमें है, मोशन में। मोशन मतलब कि ट्रेन चल रही है, इस प्लेटफॉर्म तबाही पे इसको नहीं रोकना है, प्लेटफॉर्म तबाही पे इसको नहीं रोकना है, तो मोशन में। तो ये जो आदमी यहाँ खड़ा है जो भौकाल, वो इन दोनों को देखेगा, खलनायक और बाबा बीड़ू को, तो क्या कहेगा कि दोनों मोशन में। क्यों? क्योंकि इसके और इसके, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये आदमी, ये जो आदमी है इसका और ये दोनों को मिला, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है, पोजीशन का चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहां रुका हुआ है और ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो पोजीशन का चेंज हो रहा है। तो ये भौकाल क्या कहेगा कि खलनायक और बाबा बीड़ू दोनों किसमें है, मोशन में। अकॉर्डिंग टू हिम दोनों किसमें हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हिम खलनायक और बाबा बीड़ू किसमें हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे। लेकिन खलनायक जब बाबा बीड़ू को देखेगा और बाबा बीड़ू खलनायक को देखेगा, तो क्या कहेंगे कि दोनों किसमें है, रेस्ट में। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि दोनों का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा डेफिनेशन आपको पता चल गया, समझ में भी आ गया होगा कि मोशन और रेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो मोशन और रेस्ट दोनों क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। क्या होते हैं, याद रखिएगा, क्या होते हैं, रिलेटिव वर्ड होते हैं। ठीक, रिलेटिव वर्ड मतलब ये है कि हम किसी एक को लेकर कंपेरिजन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमको कहना हो कि ये भारी है या ये हल्का है, तो हम कैसे कहते हैं, दो लोग के बीच में कंपेरिजन करके। जैसे दो लोग हैं, हमने कहा कि ये आदमी मोटा है, तो मोटा किसी के रिस्पेक्ट में कहते हैं, ये आदमी पतला है तो किसी के रिस्पेक्ट में कहते हैं। सेम उसी तरीके से जो मोशन और रेस्ट ये भी क्या है, रिलेटिव वर्ड है। दो लोग को कंपेरिजन करना पड़ता है तब हमको पता चलेगा कि आदमी मोशन में है या रेस्ट में। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये दोनों इसके रिस्पेक्ट में तो मोशन में थे, लेकिन खुद के रिस्पेक्ट में क्या थे, रेस्ट में थे। तो हो सकता है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, लेकिन किसी तीसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में। मे बी पॉसिबल। तो वही चीज है कि ये रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव वर्ड मतलब कि दो के बीच में कंपैरिजन। तो मोशन इज व्हाट, मोशन इज द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको कहना है कि वो मोशन में है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहना है कि वो मोशन में है, तो उसका जो पोजीशन है एक के रिस्पेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के रिस्पेक्ट में वो चेंज होना चाहिए। और रेस्ट में तो पोजीशन क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया आप लोगों को, मोशन और रेस्ट। सो अब इसके बाद जो हमको पढ़ना होता है दैट इज, जो इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले मैं दो तरीके की क्वांटिटी की बात कर लेता हूं। पहले क्वांटिटी दो तरीके की, आपके लेवल में दो ही तरीके का है, ठीक है। एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरे को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अभी देखिए, जो ये जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है, अब ये नया चीज आ गया, नई चीज है आपके लिए। जैसे याद कीजिए, जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो एक सेंटेंस बनाने को मिला, तो जो सेंटेंस बनाना था वो बहुत नया था आपके लिए। कि जैसे आपको दे दिया एप्पल, एक वर्ड दे दिया एप्पल, अब कहते हैं एप्पल से सेंटेंस बनाओ, एप्पल से सेंटेंस बनाओ फर्स्ट क्लास में, तो वो बहुत ही नया चीज था क्लास फर्स्ट के लिए। और आप लोग एप्पल से सेंटेंस बनाए, वी नीड टू ईट एप्पल एवरी डे, और एप्पल जो भी हो, प्लांट जो भी आपने बनाया, ठीक। सेम उसी तरीके से अब अगर कुछ दे एप्पल से रिलेटेड, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं एप्पल। अब सेंटेंस क्या होगा, पुराना चीज हो गया। सेम उसी तरीके से स्केलर और वेक्टर आपके लिए नया है। तो जब जो भी नया चीज आता है तो हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पे चलते हैं, उसका सबसे आसान डेफिनेशन। अभी जो इसका अच्छा डेफिनेशन जो आपको मिलेगा क्लास 11 में मिलेगा, वापस से स्केलर वेक्टर, और अच्छे से पूरे डिटेल में जो स्टडी है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, वो आपको क्लास 11 में। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा यूज है। तो स्केलर क्वांटिटी याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, प्लस डायरेक्शन होता है। अब डायरेक्शन तो आप लोग को समझ में आ गया कि डायरेक्शन क्या होता है। मैग्नीट्यूड फिर से नया लगे, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहा कि मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, अपने घर से स्कूल जाने में मेरे को 5 किलोमीटर लगते हैं। कितना लगा? 5 किलोमीटर। जो 5 किलोमीटर मैंने कहा दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। आप बेस्ट आलू लिए, कितना आलू लिए? 2 kg आलू लिए, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक, इसको क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे। एक आदमी है, ठीक है, वो 50 किलो का है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। और जब इसी में डायरेक्शन को हम ऐड करते हैं, जैसे कि मैं 5 किलोमीटर चलता हूं ईस्ट की तरफ, मैं 2 किलोमीटर चलता हूं वेस्ट की तरफ, मैं 3 किलोमीटर चलता हूं नॉर्थ की तरफ, ठीक, 2 किलोमीटर अपवर्ड मोशन, 1 किलोमीटर डाउनवर्ड मोशन, तो क्या डायरेक्शन भी इंक्लूड है? तो जब डायरेक्शन इंक्लूड होता है तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और जब सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आया? चलिए, तो अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस मतलब क्या है? जो एक्चुअल लेंथ बॉडी कवर करती है। जैसे मैं यहां से स्कूल गया 5 किलोमीटर, मैं यहां से स्कूल गया 5 किलोमीटर, स्कूल से कॉफी कैफे गया 2 किलोमीटर, कॉफी कैफे से मैकडी गया 3 किलोमीटर, मैकडी से डोमिनोज गया 2 किलोमीटर, डोमिनोज के बाद पीवीआर गया 4 किलोमीटर, पीवीआर के बाद फिर मैं पबजी खेलने गया, पबजी खेलने गेमिंग जोन गया, गेमिंग जोन कितना था? गेमिंग जोन 1 किलोमीटर था। गेमिंग जोन के बाद फिर पिज्जा हट आया 1 किलोमीटर, पिज्जा हट के बाद फिर मैकडी आया 1 किलोमीटर, और फिर मैकडी जैसे पहुंचा मेरे दोस्तों का फोन आ गया कि आओ भाई कान्हा श्याम में, तो मैं फिर कान्हा श्याम पहुंच गया 3 किलोमीटर। कान्हा श्याम के बाद डिसाइड हुआ कि मूवी देखना है, तो मूवी देखने पैलेस पहुंचे 1 किलोमीटर। पैलेस के बगल में काम धेनु था, हुआ कि चलो कुछ खा लिया जाए, तो 250 मीटर। काम धेनु के बाद डिसाइड हुआ कि भाई यहाँ पे अच्छा नहीं, पैराडाइज चलते हैं, तो पैराडाइज में 1 किलोमीटर। कुछ उसमें नॉन वेजिटेरियन थे, तो नॉन वेजिटेरियन और बोले कि केएफसी चला जाए, तो फिर केएफसी गए 2 किलोमीटर। केएफसी जैसे ही पहुंचे घर से फोन आ गया, वापस घर आना पड़ गया 10 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल हमने जो चला, इन सबको ऐड कर लिया, तो इसी को एक्चुअल डिस्टेंस कहते हैं। ये क्या हो गया? एक्चुअल लेंथ हमने जो कवर किया। अब ये मत बोला कि भैया ऐड करके दिखाइए, मैंने बता दिया कि मैं कहां कहां गया, ऐड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस हो गया। तो एक्चुअल लेंथ मतलब क्या होता है? जो हमने एक्चुअल लेंथ कवर किया, जो जितना डिस्टेंस हमने चला, जो एक्चुअल लेंथ हमने कवर किया, मतलब जहां जहां हमने गए उन सारे डिस्टेंस को हमने क्या कर लिया? मेजर कर लिया, उन सारे डिस्टेंस को ऐड कर लिया, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल लेंथ एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसी को डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दोनों को देखो एक साथ बता रहा हूं मैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक साथ मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आप लोगों को बता के रखा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि बच्चों को लेजी बनाना है। लेजी इन सेंस मतलब कम पढ़ के ज्यादा आना, कि आप पढ़े कम लेकिन आपको आ जाए ज्यादा, और वो जो टाइम आपका बचा वो आप किसी और चीज के लिए मेहनत कर लें, किसी और चीज को पढ़ लें, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअल लेंथ है ना, यहाँ पे क्या है? एक्चुअल लेंथ है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इससे अलग होगा, नहीं तो दोनों को सेम कहते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मतलब जहां से आप चलना शुरू किए और जहां तक आए। मैं कहां से शुरू किया था? घर से शुरू किया था, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? मेरा घर हो गया। फाइनल पॉइंट क्या हुआ? घर पे ही आया मैं, फाइनल पॉइंट भी मेरा क्या हो गया? घर हो गया।
दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अरे मैं घर पे चला, घर पे ही हूं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर आ गया, और वहीं पे इन सबको ऐड करने पे जो आया, कुछ मान लीजिए जो भी, ठीक, कुछ ही वैल्यू आ गई, 1 किलोमीटर इतनी वैल्यू आ गई, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गए। समझ में आ गया कि नहीं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या अंतर होता है? अब देखिए इन दोनों में कुछ सेम भी होता है और कुछ। अब डिस्टेंस जो है ये भी लेंथ है, डिस्टेंस जो है ये भी लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी लेंथ है। तो लेंथ की जो यूनिट होती है हमने पहले पढ़ के रखी है, लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो सेंटीमीटर और किलोमीटर नहीं होती है, मीटर होती है। तो इनकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। इनकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी, ये यूनिट हो गई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। अच्छा अब देखिए डिस्टेंस के केस में सिर्फ डिस्टेंस में हम क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, कहीं भी डायरेक्शन का चित्र नहीं है, हमने क्या लिया? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया। तो जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो हो जाएगी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को भी लेते हैं। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो डायरेक्शन को लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको वो डायरेक्शन में जाना है जिससे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, यहां से हम ये गए और ये आए, फाइनल ये हुआ, इनिशियल ये हुआ। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा होगा, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यहां से ये वाला डिस्टेंस जो होगा क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा। तो हम ये डिस्टेंस तो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी यहाँ पे है। क्या है? डायरेक्शन भी। क्यों? क्योंकि हमको इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ये समझ में आ गया? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन इन द सेंस मतलब क्या कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, किस डायरेक्शन में जाएं जिससे कि हमारा जो लेंथ है इनिशियल और फाइनल के बीच में वो क्या है? शॉर्टेस्ट हो। चल में आ गया आपको? तो इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? समझ में आ गया? तो याद रखिएगा जब पीवीआर जाएंगे, अगर गलती से पीवीआर जाते हैं, ऐसे तो जाइएगा मत क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस बहुत मारेगी। और अगर गलती से चले गए पीवीआर तो आपको इतना घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जा रहे हैं मैकडी जा रहे हैं, मूवी देखने पैलेस जा रहे हैं, शॉपिंग करने कहीं और जा रहे हैं। अरे बेवकूफो, सब पीवीआर में खा पी लेना, थोड़ा महंगा लगेगा, पैसा ज्यादा लेके जाना। हम नहीं देंगे पैसा, ऐसा ना सोचे कि हम पैसा दे देंगे, खुद के लिए तो है नहीं, तुम लोग को पता नहीं कहां से देंगे। चलो देखो मोशन का है, तो मोशन जो है दो तरीके से होते हैं। मोशन जो है दो तरीके का है, एक को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये मत समझ लीजिएगा कि यूनिफॉर्म मतलब कि ड्रेस बूट पहन के जाएंगे आर्मी के जैसे जय हिंद और ये बिना यूनिफॉर्म के चले जाएंगे मोशन, ये नहीं है। यूनिफॉर्म कुर्ता पजामा नहीं पहन के जाना शादी ब्याह में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में या फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर जो बॉडी है वो सेम डिस्टेंस कवर करती है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करती है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करती है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस अगर कवर करे बॉडी, अगर सेम डिस्टेंस कवर करती है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? यही समझ में आ गया। यूनिफॉर्म अगर ऐसा है तो नॉन यूनिफॉर्म इसका अपोजिट होगा। इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम रहे, इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम रहे, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? डिफरेंट। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल टाइम में नॉन इक्वल डिस्टेंस, नॉन इक्वल डिस्टेंस क्या करें? कवर करें। नॉन इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करती है
तो उसी को हम क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कहा कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन हम लेके चलते हैं। हमने कहा कि जो ट्रेन है वो 10 सेकंड में, 10 सेकंड का इंटरवल मतलब क्या था, एक पर्टिकुलर टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। तो हमने 10 सेकंड का लिया, ये 10 सेकंड में 1 किलोमीटर चल लेते हैं, ठीक है। फिर से एक 10 सेकंड का हमने इंटरवल लिया, उसमें भी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है। फिर से हमने 10 सेकंड का इंटरवल लिया, तो उसमें भी क्या चलता है, 1 किलोमीटर। तो देखिए टाइम इंटरवल क्या है, सेम टाइम इंटरवल, सेम डिस्टेंस कवर्ड। तो सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब यहां पे नॉन यूनिफॉर्म में चलते हैं, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, सेम इंटरवल टाइम लेना है, सेम इंटरवल टाइम ले लिया। डिस्टेंस क्या होगा, नॉन इक्वल। इसमें 1 किलोमीटर चला, इसमें 500 मीटर ही चला, और इसमें 2 किलोमीटर चला। तो क्या देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, नॉन इक्वल है। तो अगर ऐसा केस आता है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस नॉन इक्वल है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम ग्राफ से कुछ देख लेते हैं, इसी का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए दिखाता हूं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। यहां पे हम ग्राफ बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इधर की जरूरत नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको ओरिजिन कहते हैं। अब जो यूनिफॉर्म के केस में है, यूनिफॉर्म के केस में याद रखिएगा कि हमेशा जो टाइम है, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा ऑलवेज, और जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस। डिस्टेंस किस पे है, वाई एक्सिस पे। तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस जब कवर करेगा तो यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म के लिए हमेशा ग्राफ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी सेम स्पीड से बढ़ा यूनिफॉर्मली। ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी वाई और एक्स एक्सिस में ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग स्लोप बनता है जब भी, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के लिए देखिए, इसी में मैं बनाता हूं। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, कर्व टाइप है। देखिए ये क्या है, कर्व टाइप, ठीक। अब वो डिपेंड, कर्व मतलब क्या है, कर्व कैसा भी हो सकता है। कर्व डिपेंड करेगा कि किस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म शो करता है, किस तरीके का नॉन यूनिफॉर्म शो करता है। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम जनरली ऐसे डिनोट कर देते हैं। क्यों, देखिए डिस्टेंस और टाइम क्या है, सेम नहीं हर जगह। लेकिन इस केस में अगर यहां पे देखते हैं, अगर ये पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं, ये पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं, तो देखिए दोनों में क्या है, सेम है। लेकिन अगर इसी में आते हैं, इस वाले इंटरवल में, इस वाले में अगर आते हैं, अगर इस वाले में आते हैं, तो सेम नहीं है, सेम नहीं है। देख रहे हैं ये सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो ब्लू से है दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, और जो ब्लैक से है इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। समझ में आ गया। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। मोशन रेस्ट में डिफरेंस कैसे होता है समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या है समझ में आ गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझ में आ गया। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है समझ में आ गया। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखूंगा। अब आगे जो है, अब आगे जो पढ़ना है वो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ना है। आपको इसका एग्जांपल चाहिए। एग्जांपल मैंने बता दिया यहाँ पे कि जो ट्रेन है अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे और सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट, तो यही इसके एग्जांपल है। ये मत सोचिए कि ये अड़ू अलग नहीं, ये एग्जांपल ही है, एक एग्जांपल ही। अब मैं बताया आपको कि मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जांपल समझाऊं। क्यों? क्योंकि एक बार एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो आप डेली लाइफ में उसको क्या करने लगेंगे, यूज करना शुरू कर देंगे, डेली लाइफ में उसको रिलेट करना शुरू कर देंगे। और याद रखिएगा, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, और जब तक हम उसको डेली लाइफ में नहीं रिलेट करेंगे तब तक हमको साइंस नहीं आएगा। और साइंस सीखना तो डेली लाइफ से रिलेट करना शुरू कर दीजिए, साइंस उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और मेरा काम यही है यहाँ पे कि उसको उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। तो फिर आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, और उम्मीद है कि आपको मजा आएगा पढ़ने में।
और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपने जितने दोस्त हैं उन सबको शेयर कीजिए और कहिए कि सब्सक्राइब करें और पढ़ना शुरू कर दें। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।